जी हां, इसको देख के घबराइएगा नहीं, परंतु कुछ दिन पहले की ही बात है कि लगभग ऐसा ही एक माहौल बना था और लोग कुछ उठ भी गए थे डर के मारे कि वाकई में बिल्डिंग्स हिल क्यों रही हैं। और दिल्ली में काफी हद तक देखने को मिला था कि लोग सड़कों पे आ चुके थे, मैसेजेस चालू हो चुके थे, नेटवर्क कई जगह डाउन भी हो गया था। ये हुआ था एक अर्थक्वेक की वजह से। हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं हिला था या इतना ज्यादा तो उसका नहीं था प्रेशर, पर फिर भी काफी चीजें इधर उधर हुई थी और लोगों को एक अनुमान भी हुआ था कि कुछ ऐसा होने वाला है। आइए बात करते हैं कुछ चीजों की, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आने वाली है आपके सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, वो ये है कि आखिर दिल्ली कितनी सुरक्षित है, या फिर जो भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया जा सकता है वो कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन दिल्ली are not earthquake resistant and there are many illegal colonies flouting the safety norms। तो जो एक बिल्डिंग कोड दिया जाता है उसके हिसाब से बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा रही थी, और यहां पे बहुत कुछ देखने को मिला कि बहुत हद तक बिल्डिंग्स दे वर फ्लाउटिंग द नॉर्म्स, और उनके जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ था वो बहुत अच्छा नहीं था। और इसीलिए एक बात बहुत इसमें इंपॉर्टेंट लिखी कि अगर गलती से 7 मैग्नीट्यूड या इससे ऊपर का भूकंप आया तो दिल्ली में भारी तबाही हो सकती है। इस मंजर को देख के थोड़ा सा मन में डर तो बैठता है कि वाकई में ऐसा भूकंप अगर आया, अर्थक्वेक ऐसा आया, तो चीजें शायद अस्त व्यस्त हो जाएं। इसमें समझने की एक दो बातें और हैं जो हम आपके सामने अभी डिस्कस करना चाहेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इन चीजों पे और गौर कर सकते हैं। चलते हैं सीधे भारत में सीधे न्यू दिल्ली। इस न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि यह लगभग आज नहीं, सालों दर सालों से भूकंप के झटकों को झेलते आ रहा है, और इसके पीछे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं, परंतु हमें एक चीज का बात एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा दैट द बिल्डिंग्स, द कंस्ट्रक्शन हैज टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, क्योंकि दिल्ली एक ऐसे जोन में आता है जो कि शायद हम देखें तो समझने की कोशिश कर सकते हैं और डर भी सकते हैं। भारत का नक्शा आपके सामने मौजूद है और इस नक्शे को आराम से देखिए। जितना आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा, ये रेड कलर दिख रहा होगा, बिल्कुल रेड, दिस रेड कलर स्पीक्स ऑफ अ जोन दैट इज कॉल्ड एज जोन 5। ये मैप दिखाता है हमें सीज्मिक प्रोनेस और द प्रोनेस टू अर्थक्वेक जोन्स। तो अगर जोन 5 है जो कि रेड जोन है, अगर आप वहां मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड या जो आपका इंटेंसिटी उसको मिलने वाला है, या जो शेकिंग होने वाली है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देगी चीजों को। ये है आपका जोन 5। द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोननेस इज इन जोन 5। तो लगभग आप पूरा ईस्टर्न हिमालय देखिए, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट देखिए, उत्तराखंड का ईस्टर्न पार्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश देखिए, जम्मू कश्मीर का पार्ट देखिए। ठीक इससे कम थोड़ा गहरे रंग में आप जाएंगे, थोड़ा ऑरेंज में अगर आप आएंगे, जिसको कहा जाता है जोन 4, और ये इसी के सराउंडिंग है। देखिए पूरा जोन 4, जहां पे जोन 5 है उसी के आसपास देखिएगा, ये पूरा आपका जोन 4 जोन 4 जोन 4। आइए अपने न्यू दिल्ली में, और जब आप न्यू दिल्ली में आएंगे तब आप कुछ चीजें और भी यहां देखेंगे, और वो चीज आप देखेंगे कि वाकई में यहां पे इतना बड़ा डेंसिटी रहता है पॉपुलेशन का, और इतने ज्यादा डेंस वाली जगह पे अगर भूकंप आए जरा सा भी तो कैसे चीजों को खराब कर सकता है। लगभग आप देखेंगे यही जोन आपका रेड वाला, अगर आप देखेंगे जोन 5, तो आपका यहां पे बना हुआ है गुजरात के कच्छ वाले भाग में आप देखेंगे जोन 5 दिखेगा। ठीक उसके पीछे आपको जोन 4 भी दिखेगा। ये सब डिपेंड करता है प्रोनेस पे, और इसकी एक वजह है क्रस्टल स्टेबिलिटी, प्लेट मूवमेंट्स, इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी। ये सब कहीं ना कहीं रीजन बनते हैं कि यहां पे चीजें आपकी इस प्रकार से दिख रही हैं। थोड़ा सा और लाइट कलर को देखिएगा, आप देखेंगे लाइट ऑरेंज कलर है जो कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूरा मध्य भाग, देन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। ये आता है आपका जोन 3 में, मतलब लगभग मॉडरेट लेवल होने वाला है, मॉडरेट प्रोननेस है आपके अर्थक्वेक की। और एक ऐसा भाग भी हमें दिखता है जो कि एकदम लाइट कलर्ड है, जो आपको बिल्कुल बीच वाला भाग दिख रहा होगा। इसको कहा जाता है जोन 2। यहां पे माना जाता है कि अर्थक्वेक का जो प्रोननेस है बहुत कम होने वाला है।
इसका रीजन है कि यहां पे जो पत्थर है, यहां का जो स्टेबिलिटी है क्रेटॉन का, वो बहुत ज्यादा पुराना भी है और एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पकड़ा हुआ है अपने आप को। ये वही भाग है। आप अगर आप देखें आर्केयन नीस आप पढ़ते, पुराना सबसे पठारा पढ़ते, ये देख लीजिए आप, ये पूरा आपका एरिया वही है। एंड हेंस दीज एरियाज आर नॉट एज मच प्रोन टू अर्थक्वेक एज द अदर एरियाज एज यू माइट हैव बीन सीन। तो जोन 2 सबसे कम प्रोननेस दिखाता है और जोन 5 सबसे ज्यादा दिखाता है। आपसे सवाल एक है, नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि जोन 1 आखिर क्यों नहीं है। Why we don't have zone 1? Why have we started from zone 2 only? जोन 5 में हम आपको बता दें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी पढ़ते क्योंकि वो इसी के कंटिन्यूएशन है। अब बात आइए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। समझना अब हमें यह है कि आखिर जब ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो आखिर होता क्या है। एक अर्थक्वेक की जिम्मेदारी है स्टेबिलिटी ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स। एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और हमने ये कई मायनों में देखा है that because of such high rises that are being constructed and they can induce seismicity, plus even if a small earthquake in magnitude is reaching to a place, if such high rises are already there, if such density of people are already there, it is much more a scare problem. It is much a worse problem than anywhere else. एक कुछ रिपोर्टों में आ रहा था कि गुड़गांव सबसे ज्यादा रिस्की जोन में माना जाता है। गुड़गांव अगर आप देखेंगे द नंबर ऑफ हाई राइज इन गुड़गांव मेक द नेशनल कैपिटल रीजन ऑल द मोर रिस्की। Not only the high rises, but the density of the people living there are prone to that earthquake, vulnerable to that earthquake, and the death tolls are going to be very high. Please understand. I must now speak of technical things, and that is, थोड़ा रिसर्च आप करने निकलेंगे, आप जब दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइन बनी हुई है। ये फॉल्ट लाइन आज से नहीं है, ये जब हमारा क्रस्ट लिथोस्फीयर सब बन रहा था तभी ये कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन जुड़ी होंगी। तो कई बार आप देखते होंगे कई जगह क्रस्ट जुड़ा रहेगा, कुछ दिन तक जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थक्वेक नहीं आएगा। अचानक में हो सकता है 1000 साल बाद, 2000 साल बाद ये क्रस्ट मूवमेंट कुछ होगा और यहां पे फॉल्ट लाइन बनेगी। दिल्ली के आसपास अच्छी खासी फॉल्ट लाइन देखी जाती है। आखिर क्या है फॉल्ट लाइन, आइए देखा जाए। आप देखेंगे ये सोहना फॉल्ट है, सोहना फॉल्ट, ये दिल्ली हमारा, ये बिल्कुल सोहना फॉल्ट देखिए गुजर रहा है। बहादुरगढ़, गुरुग्राम, गुड़गांव सब इसी सोहना फॉल्ट पे लाई करता है। सोहना फॉल्ट के आप थोड़ा सा और ईस्ट में देखेंगे तो मथुरा फॉल्ट भी आपको दिख जाएगा। आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिल्ली हरिद्वार का रिज सिस्टम दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है कि दिल्ली में या इसके आसपास का भूकंप आना और बार बार आना बार बार एक चेतावनी देता है कि आसपास कुछ फॉल्ट लाइन और एक्टिव हो रही हैं। कुछ साल पहले की न्यूज की हम आपको एक खबर बताएं, बेंगलोर की बात की जा रही है। यहां पे बेंगलुरु में देखा गया कि अर्कावती प्लेट है, अर्कावती प्लेट। अर्कावती प्लेट अभी तक खामोश हो गई थी, स्टेबल हो गई थी। अचानक से अर्कावती प्लेट में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलती है और आप देखिएगा, पेपर चेक करिएगा कि बेंगलुरु में भी कितनी बार ना जाने भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि तीव्रता उतनी नहीं है, द मैग्नीट्यूड इज नॉट एज मच, बट इट्स एन इंडिकेशन दैट द अर्थक्वेक्स आर राइजिंग अप, दे आर कमिंग अप विद मच मोर फोर्स एंड द क्रस्ट्स, द फॉल्ट्स आर अगेन रिवाइविंग, पिकिंग अप। तो ये दिल्ली के लिए तो एकदम साफ है कि आपके पास जब यहां फॉल्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, ये एक्टिव और हो रहे हैं, और अर्थक्वेक जब आसपास आता है, मान लीजिए नेपाल में अर्थक्वेक आता है, भूटान में आता है, आपके हिमालय के पार्ट में आता है, तो वो दिल्ली की फॉल्ट लाइन को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि अर्थक्वेक का सिंपल सा मतलब है रिलीज ऑफ एनर्जी। आइए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। दिल्ली में मौजूद हैं आप, और आपको बता दें कि इसी दिल्ली में कुछ ऐसी एरियाज भी हैं जहां हो सकता है आप प्रोटेक्टेड हो, बच जाएंगे, और कुछ ऐसी एरियाज भी हैं जहां पे सबसे ज्यादा हाई रिस्क भी हो सकता है। दिल्ली का जितना ग्रीन वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, वसंत कुंज, नारायणा, जेएनयू, एम्स, हौज खास, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया में है।
मतलब यहां पे प्रोनेस टू अर्थक्वेक थोड़ी कम देखी जाती है। इसके बजाय अगर आप हाईएस्ट रिस्क वाली एरिया देखें, प्रतापगंज, मयूर विहार, प्रीत विहार, ये सब हाई सीज्मिसिटी या हाई प्रोनेस वाली एरिया में है। और येलो से हमने कुछ दिखाया है, रिठाला, रोहिणी एक्सेट्रा, दीज आर टुवर्ड्स द लेस सीज्मिक पार्ट। तो जो हमारी फॉल्ट वाली लाइन होगी वो लगभग यहीं पे कहीं होगी, जिसकी वजह से यहां पे सीज्मिसिटी और आ गई। यमुना को भी अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी भी ऐसे ही गुजर रही है। अब इससे एक चीज और क्लियर होती है कि रिवर्स का बनना कहीं ना कहीं हमें एक फॉल्ट का दिखाना भी होता है, इंडिकेशन भी होता है। अगर नदी कहीं से बह रही है, आज से नहीं हजारों सालों से, तो कहीं ना कहीं वहां रिफ्ट होगा, रिफ्ट बना होगा, फॉल्ट बना होगा। उस फॉल्ट को, गैप को भर नहीं पाए होंगे, आज भी वहां पे सेडिमेंटेशन हो रहा होगा। सेडिमेंटेशन के कारण कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा होगा और उसी के कारण कहीं ना कहीं सीज्मिसिटी इंड्यूस होगी। आइए कुछ और भी आपको हम समझाएं। आइए देखते हैं आखिर कि इतनी लंबी चौड़ी जो हम बातें कर रहे हैं इसका मतलब है क्या। अर्थक्वेक कुछ नहीं है। अर्थक्वेक इज अ सिंपल रिलीज ऑफ एनर्जी, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज मी एंड यू माइट बी लुकिंग ओवर हियर और डिस्कसिंग। समझिएगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसके नीचे बेसमेंट में जाइए और उसके पिलर को काट दीजिए। एक पूरा लेयर आपने डिस्प्लेस कर दिया, बिल्डिंग का लोड गिरा नीचे की तरफ। वो अगर पिलर नहीं है या पिलर की एक ईंटा भी आपने हटा दी, हिला दी, तो पूरा लोड नीचे आएगा, कहीं ना कहीं वेव्स जाएंगे। देखते होंगे आप अपने घरों में, नीचे अगर कहीं हिट करते हैं तो ऊपर तक आपको उसका वाइब्रेशन सुनाई देता है, क्योंकि इतना ज्यादा पैक्ड है ये। वैसे ही हमारी पूरी धरती का भार भी है और ये नीचे के लेयर्स पे ही है। तो जब ये भार पड़ता है तो नीचे के लेयर्स पे जो भी रॉक, जिस भी तरीके के रॉक प्रेजेंट हैं, दे ट्राई टू मैनिफेस्ट। बेचारे प्रेशर, हीट को पकड़े रहते हैं और कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे कि हो सकता है अब उनकी क्षमता नहीं रह गई हो इतना प्रेशर लेने की, वो टूट जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। एज सुन एज द डिस्प्लेस, ऊपर का पूरा लेयर परेशान होगा, या तो मूव करेगा या इधर उधर होगा। जिस जगह पे ये पत्थर टूटेगा वो इतनी एनर्जी है, देखिए सारा एनर्जी कंजर्व है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एनर्जी कंजर्व है, टूटा, एनर्जी रिलीज हुई, हिला, कहीं डिस्प्लेस हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। दैट पॉइंट ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द फोकस पॉइंट। ये जो धरती के अंदर जहां पे एनर्जी रिलीज हुई उसको कहते हैं फोकस। और इस फोकस से चल के जो हमारी वेव्स हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर तक जाएगा, सबसे पहले धरती पे जहां पहुंचेगा वो होता है एपिसेंटर। तो ये हमें मिल गया हमारा एपिसेंटर। सो दिस इज माई फोकस एंड दिस इज माई एपिसेंटर। अब ये पूरा जो वाइब्रेशन हो रहा है इसको शुद्ध टेक्निकल भाषा में कहा जाता है कि सीज्मिक वेव्स आर ट्रैवलिंग थ्रू द पैक्ड बॉडी। इसीलिए इनको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर चलती हैं। यही बॉडी वेव्स हो सकता है सतह पे आके, सरफेस पे आके, सरफेस को पूरा ऊपर नीचे करेंगी या आगे पीछे करेंगी, देन दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। तो वाइब्रेशन कुछ नहीं, वाइब्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज मूविंग इनसाइड द बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, एंड दैट वी गेट। आइए समझते हैं कुछ और चीजें। ओके, देयर आर मेनी sort of movements that can induce an earthquake. For example, अगर आप देखेंगे एक्सटेंशन नॉर्मल चीजें हो रही हैं, मतलब दो ब्लॉक है उसमें ऐसा प्रेशर लग रहा है, दोनों फाड़ना चाह रहे, अलग होना चाह रहे हैं, तो जैसे ही अलग होंगे बीच का रॉक टूटेगा, बीच का लेयर टूटा, सोचिए एनर्जी रिलीज हुई। दिस एनर्जी कैन इवन ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट अर्थक्वेक। दूसरा लिखा कंप्रेशन। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चीजें आपस में टकरा रही हैं और कंप्रेस कर रही हैं। एक ही रॉक में अगर आप कंप्रेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक भाग ऊपर चला जाएगा, एक भाग नीचे चला जाएगा। तो जो भाग जहां से ऊपर नीचे जा रहा है वहां एक फॉल्ट बना होगा। यही फॉल्ट एक एनर्जी के फॉर्म में यहां पे रिलीज हो सकती है, क्योंकि फॉल्ट बना होगा, पत्थर टूटा होगा, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, ये पत्थर जहां टूटा होगा फॉल्ट लाइन के क्रॉस, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। ट्रांसफॉर्म मतलब
ना पत्थर टूट रहा है, ना आपस में आना चाह रहा है पास में, ना दूर जाना चाह रहा है, बस टाटा बाय बाय करके ऐसे निकल रहा है। मान लीजिए ऐसी रोड है आपकी, और रोड आप देखें कि थोड़ी देर में ऐसी हो जाए तो आपका पत्थर तो अलग हुआ, ना आप पास में नहीं आना चाह रहा, ना दूर जाना चाह रहा, ये बस साइड हो गया, स्लिप हो गया। दिस कैन ऑल्सो इंड्यूस अ ग्रेट अर्थक्वेक एज हैपेंड इन कैलिफोर्निया, सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये सब कारण है जो अर्थक्वेक को वाकई में ला सकते हैं, और ये हमारे क्रिस्टल स्टेबिलिटी से ही रिलेटेड है। द सेकेंड रीजन that we all can understand is about this Pacific ring of fire, and more precisely if I say the earthquake belts are to be located in the areas of tectonic activities. जहां पे भी प्लेट बाउंड्री होगी वहां पे अर्थक्वेक होगा ही होगा, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वहां पे साइलेंट इरप्शन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा इरप्टिव भी हो सकता है। But the plate boundaries are the locations where I am going to locate my earthquake prone zones. अब आप आराम से देखिएगा, ये पूरा पैसिफिक प्लेट है, फिलीपाइंस प्लेट, द एशियन प्लेट, द अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट, द नास्का प्लेट, द कोकोस प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये सारी प्लेटों से बाउंड्री बना रही है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। उसी ब्लैक कलर पे आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा एक रेड कलर। इस रेड कलर को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये वोल्केनिज्म दिखा रहा है, पर वोल्केनिज्म अगर होगा तो कुछ नीचे मेल्ट हो रहा होगा, कुछ नीचे टूट रहा होगा, कुछ नीचे प्रेशर रिलीज हो रहा होगा, यही प्रेशर ऊपर निकलेगा वेव के फॉर्म में और वहां अर्थक्वेक आएगा। जापान से पूछिए कि सुबह से शाम तक कितना अर्थक्वेक फील करते, बोला सर इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस टू फील दैट अर्थक्वेक। For us, 5 and 6 magnitude is too much dangerous for them. 5, 6 is a living thing. They are very normal with it. Their houses are not constructed like the brick and mortar that we do here. क्योंकि उन्हें पता है अगर हम वुड से बनाएंगे तो ही हम बच सकते हैं। So they have adapted. Plus I must say that ये वही एरिया है जहां पे आपको दिखा, चारों जगह आप देख लीजिए। आप अपने अटलांटिक में भी जब आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा हमारा मिड अटलांटिक रिज सिस्टम बना हुआ है। यहां पे भी जब अलग हो रहा है ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, नीचे की प्लेट इस तरफ जा रही है और इधर की इस तरफ जा रही है। सो दे आर रिफ्टिंग अपार्ट एंड दे हैव मोर रीजन टू बी हैविंग द अर्थक्वेक ऑन अ डेली बेसिस। ऑलमोस्ट एज वी स्पीक दे आर हैविंग अर्थक्वेक्स। आई मस्ट also take your attention towards a very technical thing that we must understand, that they can be divided into various sort of ranges. अगर आप देखेंगे कि हमारे यहां अर्थक्वेक शैलो भी हो सकता है, आपके यहां इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है। शैलो जब बोलते हैं तो मतलब 0 से 70 किलोमीटर, ये लगभग आपके होते ही रहते हैं। 0 to 70 किलोमीटर मतलब आप लिथोस्फेयर में हैं और आपके लगभग ये अर्थक्वेक होते ही रहते हैं। Then there are the intermediate ones 70 to 300, and then there are deep earthquakes having 300 to 700 किलोमीटर डेप्थ। बहुत डीप हो रहा है, प्लस कुछ लिथोस्फेयर में हो, तो लिथोस्फेयर की जितनी हलचल है वो आपको पता चल जाएगी, वो डेंजरस हो गया आपके लिए। जो डीप होगा, हो सकता है जब वो वहां पे कुछ टूटा होगा तो वो आप तक हो सकता है पहुंच ही ना पाए, परंतु जो आपके आसपास बिल्कुल हो रहा है, धरती के आपके बिल्कुल नीचे हो रहा है आसपास, वो आप तक जल्दी पहुंचेगा, आपको जल्दी परेशान कर सकता है। बजाय के कोई 700 किलोमीटर की डेप्थ पे हो रहा है वो आप तक पहुंचे वेव्स, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। यहां पे एक दो चीजें और गौर करने वाली हैं और वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए, कहा जाता है कि आप एक वर्ड आता है यहां पे बेनियोफ, द बेनियोफ जोन। पढ़िएगा क्या लिखा है। द डीप अर्थक्वेक्स 300 to 700 किलोमीटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस जोन। 300 to 700 kilometer Benioff zone. It's a zone of subduction along which the earthquakes are common, which are produced by the interaction of a downgoing crust plate against a continental plate. भाई जो इतना नीचे जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो डेंसर होगा, और स्वाभाविक सी बात है डेंस क्या है, ओशनिक प्लेट। तो जब भी ओशनिक प्लेट बहुत नीचे जाएगा तो एक ऐसे लेवल में चला जाएगा जिसको कहा जाता है बेनियोफ जोन। इस जोन में जाके सिंपल ये जाके मेल्ट होगा,
मेल्ट होके ऊपर क्रस्ट को फाड़ेगा और सीधे यहां पे आपका वोल्केनो बनाएगा। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स अकर अलोंग दिस जोन, क्योंकि इतना नीचे गया यहां फाड़ेगा और जब ये क्रस्ट को फाड़ के ऊपर आ रहा होगा, आपके एंडीज रॉकीज बनाने की कोशिश हो रही होगी, तो अर्थक्वेक सीज्मिसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि इस अर्थक्वेक के दो टर्म होते हैं मेजर करने को, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करिए तो एक चीज याद रखिए कि आप सीधे उस एरिया, उस लोकेशन में पहुंचिए जहां पे अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज हुआ हो। तो मैग्नीट्यूड इज द नंबर which demonstrates the power, the energy which is released in an earthquake at the location where this happened, as compared to intensity, which can be when the waves came out, they shook the place. So this intensity talks about कि हमें कितना फील हुआ है shakiness, that is intensity of that earthquake. मैग्नीट्यूड क्या था? हमने देखा कि कितनी तीव्रता से वहां एनर्जी रिलीज हुई है, दैट नंबर। इंटेंसिटी क्या है? कितनी तीव्रता से या फिर कितनी तेजी से आपको शेकीनेस का पता चला, वो भी एक नंबर ही होगा। तो दीज टू आर ओनली डिफरिंग इन द नंबर्स, और लगभग आसपास ही होंगे, इनका दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है, परंतु अलग अलग स्केल पे नापा जाता है। अब आपका एक दायित्व है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा स्केल यूज होता है और इंटेंसिटी के लिए कौन सा स्केल यूज होता है। बस आप नाम लिख के नीचे बताएंगे और बताना बड़ा जरूरी है। तो इंटेंसिटी मतलब शेकीनेस, कितना फील कर रहे हैं आप, और मैग्नीट्यूड मतलब कितनी एनर्जी वहां नीचे रिलीज हुई थी। यही दो फर्क होता है, बस आपको यही बताना है, और नीचे स्केल पे आप बताएंगे हमको कि क्या है। तो अर्थक्वेक जब आ चुका है, मतलब फोकस पे वेव्स रिलीज हो रही हैं। दो प्रकार की वेव्स देखी जाती है, बॉडी वेव, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव जब तक धरती के अंदर चल रही है वो बॉडी वेव है, जब वो धरती से बाहर आ जाएगी तो उसको कहते हैं एस वेव, जो कि धरती पे चलेगी। बॉडी वेव्स आपकी दो प्रकार की मेन देखी जाती है, पी वेव्स और एस वेव्स। अगर आप पी वेव्स और एस वेव्स की बात करेंगे तो आपको यहां पे कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे। पी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव्स। आराम से उसको देखिए, प्राइमरी वेव्स बड़ी तेज है, और ये ऑब्जेक्ट में चलती कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। तो उसी दिशा में चल रही हैं जिस दिशा में सारे अलाइनमेंट है पत्थरों के। पत्थर ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन निकल गया। पत्थरों का अलाइनमेंट ऐसे, ये ऐसे निकल रही है तो स्लो हो जाती, ये अलाइनमेंट जैसा है वैसी निकल जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड और करके निकल गई। पी वेव्स है जो सबसे पहले धरती पे रिसीव होती हैं। दीज आर आवर पी वेव्स। दे कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एक्सेट्रा। ये आपका निकल जाता है गैस से भी, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी। दूसरी है एस वेव्स। अच्छा, एस वेव्स अब थोड़ी नखरीली हैं। ये क्या करेंगी? ऐसे होंगी। अब इनको चलना है, चलना ऐसे है, पर जब ये चलेंगी किसी बॉडी में, चलना इनको ऐसे है, पर चलेंगे कैसे? वेव मोशन ऐसे कराएगी बॉडी का, चलेगी इधर ही, पर जो बॉडी में मोशन हो रहा होगा वो ऐसे हो रहा होगा। अब कहीं ना कहीं तो आपने रुकावट पैदा कर दी। आपको ऐसे निकलना था, आप ऐसे से करके बहुत तेजी से निकल जाएंगे, पर अब आपको ऐसे हम करने बोल दें तो आपका पूरा ओरिएंटेशन इसी में निकल गया, पूरी एनर्जी आप इसी में निकाल रहे हैं। Hence they are slower than the P waves and they cannot pass through something that does not offer shear. जो अपने आप का स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर सकता उससे पास नहीं कर सकती एस वेव। इसीलिए लिक्विड गैस से पास नहीं कर सकती एस वेव। ये सिर्फ सॉलिड से पास करती है। सॉलिड अपना शेप मेंटेन रखेगा, उसमें गई ऐसे कि पार्टिकल नीचे हुआ फिर ऊपर हो गया। अब पानी में जाके आप ऐसे खींच के पानी को खींच सकते हैं? आप नहीं खींच सकते। बोलेंगे ऑक्सीजन पकड़े खींच रहा था मैं, नहीं खींच सकते। पानी खींच के नहीं दिखा सकता कोई हमें। रबड़ लीजिए, रबड़ खींच के दिखा दिए। पत्थर लीजिए, खींचेंगे थोड़ा तो प्रेशर, उसमें टेंशन लगेगा। पानी को खींच के दिखा दीजिए, कोई नहीं खींच सकता। So the things that cannot offer you shear will not have the allowance of the passage of S waves through them. तो S wave याद रखिएगा सॉलिड से ही पास करती है, जो शेयर ऑफर नहीं करता उससे पास नहीं कर सकती। गैस और लिक्विड से पास इसीलिए नहीं करती है। ये दोनों वेव पहुंची सरफेस पे, सरफेस से बोली क्या बात है,
थोड़ा डगमगाओगे, बोला ठीक है। अब यहीं पे प्यार हो गया। यहां पे क्या निकला, लव वेव्स और राइली वेव्स, दो वेव्स बनेंगे। अब यहां पे एक पूरा स्पाइरल मोशन कराएगी और एक पूरा बॉडी को ऐसे से कर देगी। तो बिल्डिंग को सोचिएगा, बिल्डिंग की हालत, राइली वेव्स और लव वेव्स दोनों आ गई हैं। एक पूरा बिल्डिंग को ऐसे नचाएगी, नीचे एक कोना ऊपर एक कोना नीचे खींच रही है, और एक पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसे भी ट्रांसफर कर रही है। ग्रेट डिस्ट्रक्शन कैन हैपन बिकॉज ऑफ दीज सरफेस वेव्स. These are driven by the body waves only. So more intensity of the body waves, more powerful are your surface waves. This is what you have to keep in your mind. तो ये दो वेव पैदा करेंगी हमारी, आप देख सकते हैं राइली वेव को, देखिए ऊपर नीचे कर रही हैं। लव वेव्स ट्रांसवर्स मोशन में लेके जा रही हैं। ये सरफेस पे हो रहा है, ये दोनों बॉडी के अंदर हो रहा है, अभी धरती के अंदर हो रहा है, ये दोनों धरती के ऊपर सरफेस पे हो रहा है। तो दिस इज माई राइली वेव, स्पाइरल मोशन पूरा, और ये हमारा लव वेव है जो कि पूरा ट्रांसवर्स मोशन कर रही है। ग्रेट डिस्ट्रक्शन आर कॉज्ड बाय दीज फोर्सेस। समथिंग आई हैड टू शो यू। देखिएगा 2002 में अलास्का में अर्थक्वेक आता है। देखिएगा ये अर्थक्वेक आता है, कैसे चल रहा है। वेव ये आपकी पी वेव है जो कि रेड से बनी हुई है, और एस वेव आपकी बनी हुई है। देखिएगा पी वेव आपकी बनी हुई है रेड से, और एस बनी हुई है ब्लू से, और येलो बनी हुई है सरफेस। आप खुद नोटिस करिएगा, एस वेव इस भाग में नहीं जाएगी। नोटिस करिएगा खुद से आप लोग, एस वेव, आई एम अगेन शोइंग यू। देखिएगा यहां पे हुआ अर्थक्वेक होने वाला, देखिएगा सब लोग, 1 2 3 अर्थक्वेक हैपेंड। सी पी में गई, पी गई अंदर, एस नहीं जाएगी। देखिएगा एस नहीं गई, एस टकरा के ऊपर जाने लगी, पी गई अंदर, पी अंदर गई वापस निकलेगी यहां पे, एस देखिए यहां नहीं आ पा रही है। सो दैट मीन्स there is something in the earth that we have detected do not allow the passage of S waves, and hence we all know that our outer core is liquid, hence does not allow the S wave to pass through it, but P waves can pass through it. और P wave सबसे पहले रिसीव होगा हमारे धरती पे, और ये एक बस एक जरिया था दिखाने का कैसे P waves आपका पहुंच रही हैं। They are inducing the surface waves, और these surface waves सबसे ज्यादा खतरनाक यही हैं surface waves। अब आप देखेंगे पी वेव तो कहां से कहां पहुंच गई, सरफेस वेव देखिए अभी तक यहीं आ रही है, ये पूरा अभी तक तबाही मचाते हुए यहीं तक जा रही है। पी वेव घूम के वापस भी आने लगी, सरफेस वेव यहीं तक आ रही। मतलब अर्थक्वेक कहीं पे भी हो, अर्थक्वेक भले यहां पे हो, पर इसका झटके बहुत दूर दूर तक लगते हैं। इसीलिए जब अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक आता है तो हमें भी पता चलता है। जब कहीं और दूर पे भी आएगा, अगर हम रीच में होंगे तो जरूर हम तक आएगी वो वेव्स, क्योंकि सरफेस वेव्स आप तक आएंगी। और समझने की कोशिश करते हैं, आइए। समझने की बात यह है कि इंडिया हैज हैड इट्स शेयर इन सम ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स। दिस इज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मोर देन 58.6% ऑफ द इंडियन लैंड, more than 58.6, somewhere around 60% of the land is prone to moderate to very high intensity earthquake. Moderate से very high intensity earthquake का जो प्रोनेस है आपकी धरती का, आपके भारत का, वो अराउंड 60% है, या टू बी प्रिसाइज 58.6% है। Some of the great earthquakes in India have already happened. भुज, उत्तराखंड, ये सब तो हमने देखा है, हमने झेला है। I must also talk about a very important point now. In earthquake management scenario in India, the NDMA guidelines of 2007 on earthquake preparedness. तो अब ये आपके मेंस के लिए कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल, NDMA गाइडलाइंस दी है सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अर्थक्वेक के लिए भी 2007 में एक गाइडलाइन आया था, which are very important. According to the guidelines, there are 6 pillars of earthquake management, which are earthquake resistant construction of the new structures. You must have the building code to be followed for any structure to be coming up. Selective seismic strengthening and retrofitting of existing structures. Retrofitting is a very important term. In retrofitting, what we do is we try to put in beams across your gates and the windows, and in that support we are putting on some lantern also onto the roof. ये retrofitting कहा जाता है, and this is also being supported by the NDMA guideline. Regulation and enforcement of all the protocols for your these protection measures, awareness and preparedness in the scenario of earthquake and even in the form of construction. Plus capacity development must be done in order to save whatever things we can.
इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस और एनडीआरएफ इसीलिए आया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है चीजों को। अगर कहीं भी ऐसी तबाही हो तो तुरंत वो आप समझ सकते हैं, तुरंत पहुंच सकते हैं, वो आ जाएगी मदद करने के लिए। तो ये लगभग एक अर्थक्वेक के ऊपर था और उम्मीद है आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिले होंगे याद रखने के लिए और आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको बता दें कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस चेहरे को आप बहुत दिन से देख रहे होंगे, कोशिश करिए जितना आप सीख सकते हैं, बहुत फायदा मिलने वाला है। और यही नहीं, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चंद्रमौली सर फॉर यूपीएससी, और ग्रुप भी है हमारा चंद्रमौली सर CHANDRAMOULI, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें चीजों के साथ। ये चेहरे काफी दिन से आप देख रहे होंगे, ये आपके चहेते चेहरे हैं और ये कोशिश करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं हमारे यहाँ। देखिए, जिनको लग के तैयारी करनी है कि मुझे प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है और मुझे सर के साथ लग के पढ़ना है, सर की मेंटरिंग चाहिए, सर से बात करनी है, CMC कोड याद रखिएगा। और प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। आप CMC कोड लगा के लेंगे, आप हमें टेलीग्राम कर देंगे, आई लेट यू नो कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। कॉम्बो में आपको GS और ऑप्शनल दोनों मिल जाएगा, प्लस आइकॉनिक आप ये भी ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे GS के साथ साथ ऑप्शनल भी करना है, स्वागत है आपका, बिल्कुल करिए। सिर्फ ऑप्शनल करना है, कुछ है जिनको लगता है मुझे सिर्फ ज्योग्राफी करना है, स्वागत है आपका, बिल्कुल ज्योग्राफी सिर्फ करिए, हिस्ट्री सिर्फ करिए, CMC कोड पे आपको उसका भी लाभ मिल जाएगा। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अभी, तो जिनको लगता है कि मुझे एक्सटेंशन ले सकता हूं मैं, आप 9 महीने का कोर्स लेंगे आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, आप 12 महीने का लेंगे आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो CMC कोड पे आपको ये सब भी लाभ मिल जाएंगे। 10 तारीख से हमारा एक बैच चालू हुआ है, अभी भी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आई मस्ट से दैट सिर्फ CSAT का अगर डर है तो वो भी दूर करिए, हमारे पास अब CSAT के लिए एकदम डेडिकेटेड बैच है, डेडिकेटेड प्रोडक्ट है, CMC कोड पे उसका भी आप पूरा एनरोलमेंट करा सकते हैं। मिलिए गौरव बुदानिया जी से और बहुत चीज सीखने को मिलेगी आपको इनसे। जीवनी भी काफी इनकी सरल है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, टॉप करना पड़ेगा ताकि आपका इनसे रूबरू हो सके। एंड पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता है, तो जिनको लग रहा है मुझे 50,000 नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, EMI कर लीजिए, 2 साल तक अपनी EMI चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी आर पेइंग मच अटेंशन टुवर्ड्स दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड वी आर ऑल पुटिंग इन आवर एफर्ट्स। CMC कोड पे आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। प्लस आई मस्ट से, जिन लोग का हो जाएगा इस बार का मेंस देंगे वो इंटरव्यू, तो बताइएगा कि लास्ट माइल में जुड़ेंगे हम लोगों के साथ, जहां पे हम उनका करेंगे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, गाइडेंस एक्सेट्रा, डैफ उनका स्टडी किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे होगा। सिविल सर्विस चैंपियनशिप होने वाली है 13 तारीख को 11 बजे। आपको क्वेश्चंस होंगे 50-60 मिनट में आपको करने हैं और आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर परफॉर्म करिए और जीतिए यहाँ से बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही तो सफल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।